स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है नया सीरीज चालू कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल साइंस का एक भाग है न्यूमेरिकल। तो साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं इसका जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है न्यूमेरिकल, रेलवे के क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया न्यूमेरिकल है उसी को पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सबसे पहले हमारी नज़र में हम सबसे पहले प्राथमिकता क्वेश्चन बैंक को देते हैं। उसको आप बना लेते हैं तो आपको जो है एक जो लेवल एग्ज़ाम का है वो उसका अनुमान आप सही लगा पाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपको कोई भटका नहीं पाएगा। कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी गाइडेंस करने वाला हो कि ये पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आप उससे भटकेंगे नहीं, बल्कि आपको खुद ही जो है ये सेल्फ रियलाइज़ हो जाएगा हमें किस लेवल में जो है न्यूमेरिकल पढ़ना है और जो वास्तविक होगा। और ये जो न्यूमेरिकल है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आने वाले जो ग्रुप डी है ये इसको हम खास तौर पे ध्यान में रख के जो इसका डिस्कशन और रिवाइज करेंगे। और जो है ये तो एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये उसका कलेक्शन है, जो कि ये बुक आपका रुक्मणी प्रकाशन द्वारा निकाला हुआ है। आपके पास कोई भी यदि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बैंक है तो आपके लिए वो इनफ है, नहीं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसका रिव्यू हम जो है दे चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जो है सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा दीजिएगा। इससे आपका ही फ़ायदा है और आप ही कुछ सीखेंगे। आप कंटेंट सीखने के लिए आए हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप कौन फेमस है या कौन ज़्यादा व्यू है या कौन ज़्यादा अथी वाला है तो वो फिर अलग बात है। ठीक है ना, तो फिर आप यहाँ पे वास्तविक ज्ञान बटोरने नहीं आए हैं। जहाँ से वास्तविक ज्ञान मिले वहाँ से आपको लेनी चाहिए और जो चीज़ अच्छा हो उसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। खैर चलिए, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका इच्छा है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है को एक द्रव में डुबोया जाता है, जिसकी अपवर्तनांक जो है यहाँ दिया हुआ है। द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि पहली बात तो हम जो द्रव में डुबा रहे हैं, ठीक है, द्रव में डुबा रहे हैं, वो किसको डुबा रहे हैं? दर्पण को। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, जिसको डुबा रहे हैं तो वो है क्या? तो वो दर्पण है। क्या दर्पण को हम जो है, दर्पण को यदि हम किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है ये जानना है। तो ये जान लीजिए कि जब हम दर्पण को जो है द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, यानी प्रभाव हो, दर्पण है इसीलिए कोई प्रभाव नहीं होगा, तो उसकी जो फोकल लंबाई है एफ का वो एफ ही रह जाएगा। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन जो है लेंस में यदि लेंस को डुबोया जाता है तब प्रभाव पड़ेगा, दर्पण को डुबाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेंस में प्रभाव पड़ेगा। और लेंस में जो प्रभाव पड़ेगा तो उसकी फोकस लंबाई बदल जाएगी, और ये जो बदलेगा उसके लिए जो फार्मूला होता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है म्यू ऑफ एल इंटू म्यू ऑफ जी माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ जी माइनस म्यू ऑफ एल अगुना एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो होता है फार्मूला होता है लेंस में डुबाने के बाद, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे इस लेवल का लेंस वाला जो फार्मूला है इतना बड़ा, उस पर जो है क्वेश्चन नहीं पूछा है, बल्कि ये हमें दिमाग से चेक किया, यानी इसमें हमें कलम चलाने की ज़रूरत नहीं था। क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या यानी ये आर की वैल्यू है और हमें फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि a बराबर r/2। तो यहाँ पे यदि 20 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो यहाँ हम जो क्या कर रहे हैं, जो सेल्सियस है इसको केल्विन में बदल रहे हैं। ठीक है, तो सेल्सियस को जो है जब आप केल्विन में बदलते हो
तो आपको क्या करना होता है कि 273 जो है वो जोड़ना पड़ता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जितना यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रहेगा उस डिग्री सेल्सियस को आप क्या करेंगे 273 के साथ जोड़ देंगे, तो वही टेम्परेचर जो है आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, जो रिलेशन होता है आपका केल्विन में, वो क्या होता है C/100, और ये इसका जो K -273/100 ये जो होता है केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन होता है। और एक फ़ारेनहाइट भी होता है जिसका रिलेशन होता है F-32/180, ये इस तीनों का रिलेशन होता है। और जो यहाँ पे केल्विन है, ये केल्विन जो होता है ये क्या है, जो तापमान है, तो तापमान का ये SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I, तो विद्युत धारा क्या है, I है। एक स्रोत प्रतिरोधक V का विभवांतर बनाए रखता है, विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। और समय T तक जो है स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो ऊर्जा की मात्रा बताइए। तो आपको ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का सूत्र होता है VIT, क्या होता है VIT, विद्युत ऊर्जा का सूत्र VIT। तो ऑप्शन हम इसके केवल सूत्र याद ही आपको पता है तो ये आंसर हो जाता। तो अभी तक किसी में भी जो है कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। यदि एक कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना होता है, तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, 2 गुना, यानी कि 2R हो रहा है, तो विद्युत धारा आधी हो जा रही है। देखिए धारा क्या हो गया, आधा हो गया, यहाँ 2 से गुना हो रहा है, यहाँ 2 से आधा हो गया, मतलब ये क्या हो गया कि R और I में क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। और ये कौन आपको जैसे ये बोले वैसे क्या याद आ गया, ओम का नियम याद आ गया। तो ओम का नियम ही ये कहता है, तो वही कह रहा है किस कारण से होता है, तो ओम के नियम से कारण होता है। और ओम के नियम के हिसाब से I बराबर क्या होगा ये बताना है। तो ओम का नियम आपको पता होगा कि ये जो होता है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, तो V/R हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रखेंगे, जो वीर है, वीर आप याद रखें। ओम का नियम किसका नियम है, वीर का नियम है, यानी कि वीर यानी VIR, वीर, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्वनि हवा में जो है 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकेंड में वह जो होती है एक 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, ठीक है। तो ये बताना है, तो ये किसके द्वारा तय की जाती है, तो ये जो अशांति, जो इसकी चाल, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 333 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा, 333 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में ये जो है 333 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यही कहता है दूरी जो तय करेगा किसके द्वारा जो है तय किया जाएगा, तो ये अशांति, जब है ना अशांति होगा तो अशांति के द्वारा ये तय किया जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ध्वनि से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान रखिए कि ध्वनि जो होता है ये माध्यम पे निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में जो है ध्वनि की चाल भी जो है वो अलग अलग होता है। और साथ ही साथ जो आपका ये माध्यम, जो ध्वनि जो है वो निर्भर करता है, वो 2 चीज़ पे निर्भर करता है। एक तो जो है घनत्व पे, ठीक है, माध्यम की जो घनत्व है उस पर, और दूसरी जो माध्यम की प्रतिष्ठा है उस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, घनत्व और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि जो ठोस है, ठीक है, जो ठोस है, ठोस में जो घनत्व होता है अधिक, ठोस की जो घनत्व और प्रतिष्ठा होती है अधिक होती है, इसलिए ध्वनि की चाल इसमें क्या होगा, अधिक होगा। सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है, ठीक है। तो इस तरह का ध्वनि की चाल का कुछ सीक्वेंस होता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ये बताना है कितना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इस सभी को याद ही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है कि निर्वात में ही जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, और ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन
नहीं कर सकता है ना। और साथ में आप ध्यान रखें कि ये जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग यानी कि जो है सबसे पहले किसने खोजा था, तो रोमर नाम के व्यक्ति ने ये जो खोज किए थे, प्रकाश की चाल के बारे में बताए थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही है सारी बातें कि प्रकाश जो है सूर्य से जो है प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो है 8.9 मिनट लेते हैं। ठीक है, 19 मिनट जो है ये लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और वहीं चंद्रमा से यदि बोले कि चंद्रमा से कितना समय लगता है, तो 1.28 सेकेंड, ये सेकेंड बोले 1.28 सेकेंड लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधिकता कितनी होती है। तो जितने भी विद्युत रोधियों होती है उसकी प्रतिरोधिकता कितनी होती है बताना। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है आपका जो आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं हो सकता, या जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी का प्रतिरोधकता का हमें रेंज बताना है। रेंज, ये रेंज कितना होता है, तो इसकी जो रेंज होता है वो 10 पे पावर जो है 12 ओम मीटर से लेकर के जो है 10 पे पावर 17 ओम मीटर तक होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी पता है कि जितना प्रतिरोध यदि ज़्यादा है, ठीक है, प्रतिरोध यदि ज़्यादा है तो उस पदार्थ में धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। ठीक है, यही तो ओम का नियम का बताता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार जो है वो 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार होगा। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर भार जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चंद्रमा पे सतह पे भार इतना है और पृथ्वी पर पूछा है, तो पृथ्वी पर तो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना मतलब 300 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 1800। तो 1800 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1800 न्यूटन। ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको पता ही है कि यदि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार जो है, जितना भार यदि x है, तो चंद्रमा पे इसी का जो है x/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार x है, तो पृथ्वी पर इसका 6 गुना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो यदि आपको जो है मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के जो बीच का समय अंतराल है, स्पष्ट आप सुनना चाहते हैं इसके गूंज का मतलब क्या हो गया, मूल ध्वनि का मतलब हुआ जो आप बोले, और प्रतिध्वनि का मतलब क्या हो गया, जो आप बोले वो आपको रिपीट होके सुनाई दे, वो प्रतिध्वनि हो गया। तो वो कितना समय अंतराल होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि कितना समय अंतराल होना चाहिए। तो ये समय अंतराल जो है आपको 0.1 सेकेंड का अंतराल कम से कम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही। लेकिन यदि यही आपसे कह देता कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है जो ध्वनि का श्रोता है, ठीक है, जो ध्वनि का श्रोता है और जो प्रवर्तक सतह है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तब आप कहते हैं ये 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है हम ध्यान में रखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो यहाँ पे 18 वोल्ट दिया हुआ है और इधर ओम दिया हुआ है। अब इसे जो है आप किस नज़र से देखते हैं उसको समझिए, हम कैसे देखते हैं इसको समझिए। ये 18 वोल्ट है, यानी कि ये तो हमारा भी हो गया 18 वोल्ट, और डैश गुना जो है ये क्या हो गया आपका 3 ओम। ओम किसका समातक होता है, प्रतिरोध का, तो ये आपका प्रतिरोध दे रखा है। तो ये हमें भी, और यहाँ पे क्या जाएगा IR। आपको बताइए ओम के नियम का सूत्र ये आपसे पूछ रहा है, तो जो V बराबर क्या होता है IR होता है। ओम का नियम यानी कि वीर का नियम यदि हमारे भाषा में कहा जाए तो वीर का नियम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, I से गुना करना पड़ेगा। तो I से कितने I से गुना करे कि ये जो है 18 हो जाए, तो 6 से गुना करना पड़ेगा। अब 6 से क्या I मतलब क्या हो गया धारा, तो धारा का एम्पियर ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, यानी आपको 6 एम्पियर से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मात्रक पर खेलता और फार्मूला पे खेलता, तो 6 एम्पियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। एक लेंस में जो है +2 डायोप्टर की शक्ति है,
ठीक है, कितनी है, +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। तो इसमें आपको दिया हुआ क्या है कि शक्ति दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, शक्ति दे दिया है, और हमें जो है इसकी फोकल लंबाई निकालना है। तो शक्ति यानी कि P दिया हुआ है और फोकल लंबाई निकलना है, तो F बराबर 1/P हो जाएगा, यानी कि 1/2। इसी को डिवाइड कर लेंगे तो क्या जाएगा, 0.5 हो जाएगा, क्या जाएगा 0.5। तो 0.5 तो सभी में है, खैर है ना। और ऐसे सवाल को ना फोकल लंबाई निकालना नहीं है, क्योंकि सभी में क्या है आपका 0.5 दिया हुआ है, तो हमें निकालना नहीं है। इसमें भी हमें कैलकुलेशन का आवश्यकता है ही नहीं। तो इसमें भी क्या है कि ये तो हमें निकालना नहीं है, बस हमें जो है लेंस किस किस्म का है ये देखना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सब आप ऑप्शन पे पहले फोकस करेंगे, आप ध्यान रखिए। तो हमें जो है प्लस यहाँ से लेंस का किस किस्म है कैसे पता चलेगा, तो इसकी जो ये प्लस साइन दिया हुआ है इसी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या हो गया कि ये जो है एक उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है, इस हिसाब से हमारे पास जो है ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब रहा कि ये क्या होगा, तो प्लस यदि फोकस शक्ति जो है प्लस है, तो इसका मतलब है उसकी फोकस दूरी भी जो है वो प्लस में ही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझाने में आपको जो वक्त लग रहा है उसको समझिए, ताकि आप समझ सके हमें अप्रोच क्या रखनी है एग्जाम में। और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम इसी क्वेश्चन तक जो है इस वीडियो को रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यदि आपका अच्छा रहा। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो E है, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित की जा सकती है। तो कुछ नहीं है, ये भी फिर से आपको जो है केवल फार्मूला पूछा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आप कैसे निकालेंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो IT/E बस यही हमारे पास हुआ करता है, ठीक है। तो I मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि इसमें विद्युत धारा जो जितनी आवेश प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा, और T का मतलब क्या होता है, समय, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आप भी नहीं देखेंगे ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप जो है इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और साथ ही जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।